नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे विभिन्न क्रांतियों की और उनके प्रतिपादकों की। इसके अलावा बात करेंगे कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों की। ईवीएस की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इससे पहले जो टॉपिक आपने देखे कृषि और पशुपालन संबंधी, आशा करता हूँ वो सब आपको समझ में आए होंगे। शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको इसके नोट्स बनाने में आसानी रहे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, कृषि और उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित भारत में बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, जिसमें आपने बहुत कॉमनली सुना होगा हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। इसी प्रकार से बहुत सारी क्रांतियां देश में अब तक हुई हैं और अभी भी जारी हैं। इन सब क्रांतियों के पीछे उद्देश्य है कि भारत आत्मनिर्भर बने, बहुत सारी चीज़ों को हमें बाहर से ना मंगाना पड़े। तो यहाँ ईवीएस सेक्शन में कभी कभी एक प्रश्न पूछ लेता है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, गोल क्रांति का क्या मतलब है। तो आपको इन सब क्रांतियों के बारे में पता होना चाहिए, एटलीस्ट इनके बारे में कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, हरित क्रांति किससे संबंधित है। और कभी कभी उनके प्रतिपादक पूछ लेता है कि इस क्रांति को शुरू करने वाले मशहूर वैज्ञानिक का नाम क्या है। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये नाम वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। इसके अलावा आप देखेंगे कृषि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। यहाँ से एक नंबर का प्रश्न अवश्य आता है। यहाँ जो क्रांति मैंने मेंशन की है बोर्ड पर, ये ईवीएस के पेपर के अकॉर्डिंग उसी लेवल से है। इसके अलावा बहुत सारी क्रांतियाँ ऐसी हैं जो ईवीएस के पेपर के हिसाब से नहीं है, इसलिए मैंने उनको यहाँ शामिल नहीं किया है। और जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा और तब कृषि और पशुपालन को एक अलग लेवल से पढ़ाऊँगा, तब बहुत सारी क्रांतियों के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। जैसे अभी हम बात करते हैं यहाँ पे हरित क्रांति की बात करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ये बात होगी किससे संबंधित है और इसके प्रतिपादक कौन हैं। लेकिन जब हम इंडियन ज्योग्राफी में हरित क्रांति की बात करेंगे तो इसके बैकग्राउंड की बात करेंगे, इसके आने के पीछे क्या वजह थी और किन किन फसलों के माध्यम से शुरू की गई, भारत के किन किन राज्यों में सफल रही। अभी केवल सिर्फ हम ईवीएस सीटेट के ईवीएस सेक्शन के हिसाब से उसी कठिनाई स्तर को देखते हुए उसी लेवल के प्रश्नों को हल करने के हिसाब से थ्योरी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली क्रांति है नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए जिससे कि किसानों की और जो मछली पालक है उनकी आय दुगनी हो जाए या तेज़ी से वृद्धि हो जाए। नीली क्रांति को जन्म देने में या नीली क्रांति को बढ़ावा देने में ये योगदान है, उसमें दो आपके मशहूर वैज्ञानिक शामिल हैं, डॉक्टर अरुण कृष्णन और डॉक्टर हीरालाल चौधरी। 80 और 90 के दशक में ये शुरू की गई थी नीली क्रांति। मछली पालन या मत्स्य पालन, ध्यान रखिएगा, मछली को मत्स्य भी कहा जाता है। अगली क्रांति है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति को शुरू करने में डॉक्टर हीरालाल चौधरी का बहुत बड़ा योगदान है। 80 और 90 के दशक में ये भी शुरू की गई। भूरी क्रांति का संबंध है चमड़े उत्पादन से, कि चमड़े का उत्पादन इंडिया में मैक्सिमम किया जाए, और कोको उत्पादन से। कोको, ध्यान रखिएगा, आप जब चॉकलेट खाते हैं तो उसमें कोको का यूज़ होता है, तो कोको का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में भारत में होने लगा है। तीसरी क्रांति है स्वर्ण क्रांति। और स्वर्ण क्रांति निरपख तुतेजा नाम के एक वैज्ञानिक थे, निरपख तुतेजा। और स्वर्ण क्रांति संबंधित है बागवानी फसलों से, जो बागवानी की फसलें होती हैं, और किससे संबंधित है? शहद के उत्पादन से संबंधित है। अगली क्रांति है स्वर्ण रेशा क्रांति। स्वर्ण रेशा क्रांति, कोई वैज्ञानिक है ऐसा नहीं है स्पेसिफिकली कि किसी एक साइंटिस्ट को इसका योगदान दिया जाता हो, नाम दिया जाता हो। तो स्वर्ण रेशा क्रांति किस संबंधित? जूट उत्पादन से। जूट उत्पादन, जूट से बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं और जूट पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। तो स्वर्ण रेशा क्रांति जूट से संबंधित है। सबसे मशहूर है हरित क्रांति या हरी क्रांति। हरित क्रांति या हरी क्रांति, याद रखिएगा, हमारे यहाँ जो अनाज गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, खासकर गेहूँ और चावल के उत्पादन से संबंधित हरित क्रांति। भारत जब आज़ाद हुआ उस समय हमारे यहाँ जनसंख्या के हिसाब से खाद्यान्न नहीं उगते थे, हमें बाहर से मंगाना पड़ता था। इसके बाद धीरे धीरे भारत में एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, उनके प्रयासों से, और विश्व भर में एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपसे पूछता है हरित क्रांति के प्रतिपादक पूरी दुनिया में अगर पूछता है तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगर पूछता है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्नों के उत्पादन से या अनाज के उत्पादन से, खासकर गेहूं और चावल से। इसमें हम जब बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, देखेंगे चावल का कौन कौन सा बीज था, लरमा, रोजा, सोनोरा 64, इस तरह से, या किस तरह से इन्होंने
बौने पौधे का कॉन्सेप्ट क्या था, किस तरह से इन्होंने मैक्सिको में बहुत सारे बीजों के साथ काम किया, नॉरेन 10 कौन से बीज थे। फिलहाल यहाँ पे सीटेट की दृष्टि से केवल हम इतना देखेंगे, हरित क्रांति या हरी क्रांति, इंग्लिश में ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, अनाज के उत्पादन से संबंधित है। भारत में इसके जनक MS स्वामीनाथन कहे जाते हैं और पूरी दुनिया में इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं। प्रश्न दोनों तरह से आता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तब आपको लगाना है MS स्वामीनाथन। अगर आपसे पूछता है कि विश्व में कौन है या कि विश्व ना पूछे तो सीधे सीधे आपको नॉर्मन बोरलॉग लगाना है। ग्रे क्रांति संबंधित उर्वरक से, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर से। देश में जब अनाज की पैदावार बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि आपको ज़्यादा खाद की जरूरत पड़ेगी और उर्वरक की देश में बढ़ोतरी हो सके, उर्वरक उत्पादन ज़्यादा हो सके, जगह जगह केमिकल फर्टिलाइजर की इकाइयाँ स्थापित हो सकें, इसके लिए कौन सी क्रांति है, ग्रे क्रांति, जिसमें क्या होगा, उर्वरक अर्थात फर्टिलाइजर का, केमिकल जो खाद होती है उसके उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति से संबंधित दुर्गेश पटेल, गुलाबी क्रांति संबंधित दुर्गेश पटेल। और गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन। झींगा मैंने जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, छोटी मछली को कहते हैं झींगा कहते हैं। और प्याज उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए कौन सी क्रांति, गुलाबी क्रांति। तो आज देखते हैं आप, हमारे भारत में प्याज बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। लाल क्रांति के लिए संबंधित है विशाल तिवारी। और लाल क्रांति मीट उत्पादन से और टमाटर उत्पादन से, मीट उत्पादन और टमाटर उत्पादन संबंधित है। सिल्वर क्रांति का जनक या उनका श्रेय जाता है किसे, इंदिरा गांधी को। और ये किससे संबंधित है, अंडा और पोल्ट्री उत्पादन से। यानी कि मैंने आपको बताया था, जब बत्तख या मुर्गे इत्यादि को पालन करते हैं तो पोल्ट्री कहते हैं, और उसके अंतर्गत मांस और अंडे के लिए उनका पालन किया जाता है। तो सिल्वर क्रांति अंडा उत्पादन में वृद्धि से और पोल्ट्री में, पोल्ट्री छोटे चूजे जो होते हैं आपके बत्तख के या मुर्गी के, उनके पालन को पोल्ट्री कहते हैं। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, याद रखिएगा, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दूध से या डेयरी उद्योग से। आपने सुना होगा अमूल, तो आप ध्यान रखिएगा, अमूल गुजरात में शुरू किया गया था। तो अमूल शुरुआत करने का रीज़न ये था कि भारत में दूध उत्पादन बढ़ाया जाए। तो भारत में श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड शुरू करने का श्रेय जाता है वर्गीज कुरियन को। जैसे भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है MS स्वामीनाथन, उसी तरह से श्वेत क्रांति के लिए मशहूर है आपके वर्गीज कुरियन। तो श्वेत क्रांति अर्थात ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध उत्पादन से या डेयरी उद्योग से, और इसके जनक भारत में वर्गीज कुरियन। पीली क्रांति सैम पित्रोदा संबंधित है इससे। और पीली क्रांति किससे, तिलहन, यानी कि ऐसी फसलें जिनसे तेल प्राप्त किया जाता हो, तिलहन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पीली क्रांति की शुरुआत की गई, श्रेय सैम पित्रोदा को। गोल क्रांति आलू उत्पादन संबंधित है, आप जानते ही हैं आलू बहुत ज़्यादा उगाया जाता है इंडिया में। रेशा क्रांति कपास से, रेशा क्रांति क्या, कपास के उत्पादन से। और ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र गुजरात जैसे राज्य इसमें कपास उत्पादन में अग्रणी है। अब देखिएगा, पहली ये क्रांतियों के अलावा फिर दोबारा दूसरी क्रांतियां शुरू हुई हैं। तो दूसरी हरित क्रांति, यानी कि पहली हरित क्रांति में हमने क्या किया था, अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया था। दूसरी हरित क्रांति हमने क्या, किसको बढ़ावा दिया है, दालों का उत्पादन को। तो आप जानते हैं कि भारत में आप पिछले कई सालों देखते थे, कई साल पहले, कि हर साल दालों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। उसकी वजह थी कि भारत में जितनी दाल की खपत होती है उतनी दालें उगाई नहीं जाती थी, तो हमें बाहर से मंगानी पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे हम दाल के मामले में आत्मनिर्भर बढ़ रहे हैं, क्योंकि दूसरी हरित क्रांति के अंतर्गत हमने किस पर फोकस किया है, दालों पर फोकस किया है। दूसरी श्वेत क्रांति मवेशी कल्याण। दूसरी श्वेत क्रांति का मतलब है कि जो पशु किसानों द्वारा पाले जाते हैं उनके कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जाएं, जिससे कि पशुधन में बढ़ोतरी हो सके और इसके अलावा दुधारू पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो सके। क्योंकि मवेशी कल्याण से दूसरा फायदा क्या होगा कि हमारे दूध उत्पादन में भी बेनिफिट हो जाएगा। दूसरी नीली क्रांति मछुआरों का कल्याण। तो देखिए, नीली क्रांति का संबंध था मछली उत्पादन से, और दूसरी नीली क्रांति में किसका है, मछुआरों का कल्याण। यानी कि अब हमें मछली उत्पादन के साथ साथ मछुआरों के उत्थान के लिए भी काम करना है, जिससे कि वो बेहतर तरीके से मछली पालन कर सकें और अपने जीवन स्तर को उठा सकें। और स्वच्छ जल से संबंधित है नीली क्रांति, स्वच्छ जल से, यानी कि हर घर में पीने का साफ पानी उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए भी नीली क्रांति दूसरी वाली संबंधित है। केसर क्रांति सूर्य ऊर्जा, सोलर एनर्जी। तो आपने देखा होगा आजकल भारत सरकार बहुत तेज़ी से अक्षय ऊर्जा पे काम कर रही है और सौर ऊर्जा के प्लांट बहुत तेज़ी से लगाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसी का उदाहरण है। आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला था, तो वो इसी वजह से मिला था कि बहुत तेज़ी से वो दुनिया भर में जो देश कर्क रेखा के आसपास हैं उन देशों में सौर ऊर्जा तेज़ी से बढ़ा। देखिएगा,
पेट्रोलियम आधारित ऊर्जा या कोयले से बनने वाली ऊर्जा ये एक दिन समाप्त होनी है। पेट्रोलियम कब तक निकलेगा ज़मीन से? एक तो समय होगा 10, 20, 50 साल बाद ख़त्म हो जाएगा। या आप कोयले की बात करते हैं, बहुत सारी बिजली कोयले से बनती है, तो कोयला भी सीमित है, कभी ना कभी कोयला ख़त्म होना है। और दूसरी चीज़, इन दोनों से, पेट्रोलियम और कोयले से प्रदूषण बहुत होता है। इसके लिए एक काम तो ये किया जाए कि पेट्रोलियम और कोयला ख़त्म होने से पहले हम ऐसा सिस्टम ढूंढ लें कि पेट्रोलियम और कोयला ख़त्म हो जाए तब भी हमें ऊर्जा मिलती रहे। इसके अलावा ऐसा संसाधन ढूंढें जिसमें प्रदूषण ना होता हो। तो सौर ऊर्जा सबसे बढ़िया संसाधन है कि सूरज लगभग मान के चलिए कि 5 अरब वर्ष अभी आयु उसकी बची है, तो हमारे हिसाब से तो बहुत अनंत काल तक सूर्य रहने वाला है। इसके अलावा सूर्य से बनने वाली सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता, इसीलिए पूरी दुनिया इस समय सौर ऊर्जा पर फोकस कर रही है। और इसीलिए सौर ऊर्जा से संबंधित क्रांति को केसर क्रांति कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने घर के आसपास देखा होगा, जगह जगह गांव इत्यादि में, और मैं जब भी गांव जाता हूं तब देखता हूं लोगों ने क्या किया है कि अपने अपने घरों में 1 या 2 पैनल वो रखते हैं सोलर सिस्टम वाला, जिससे कि इमरजेंसी में उन्हें बिजली मिल सके। तो केसर क्रांति संबंधित है सौर ऊर्जा का। ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति जो हुई थी पहली वाली, उसके अंदर क्या है, बीजों की गुणवत्ता, नए बीज उपलब्ध कराए गए किसानों को, खाद का प्रयोग बढ़ाया गया और सिंचाई को बढ़ावा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि हरित क्रांति के अंतर्गत क्या क्या प्रयास किए गए। तो बीजों की क्वालिटी में चेंज किया गया, ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज कराए गए और सिंचाई को बढ़ावा दिया गया है। इंदिरा गांधी नहर इत्यादि बहुत सारी नहरों का निर्माण हुआ था उस समय, जिससे कि किसानों को पानी ज़्यादा मिल सके। अब देखिएगा, अगला सेक्शन है इस लेक्चर का, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। देखिएगा, कृषि के बारे में हमने समझा, कृषि क्या है, प्राथमिक क्रिया है। कृषि के टाइप देखे, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि को देखा हमने, आदिम निर्वाह, गहन निर्वाह, बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी। कृषि के स्टेप पढ़े कि ज़मीन को जोतना, उसमें फिर बीजों को बोना, फिर सिंचाई करना, खाद देना, इस तरह की चीज़ें हमने देखी। उसके बाद अब देखते हैं कृषि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो 3 कारक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थलाकृति, मिट्टी और जलवायु। यानी कि आप कृषि कैसी जगह कर रहे हैं, मैदानों में कर रहे हैं या पहाड़ में कर रहे हैं, क्योंकि हर फसल हर जगह नहीं उग सकती, तो स्थल आकृति यानी कि आप पहाड़ों में हैं, समतल में हैं, रेगिस्तान में हैं, तटीय इलाकों में हैं, समुद्र के किनारे हैं, तो ये बहुत मायने रखता है कृषि के लिए। दूसरा आपका मिट्टी, आप किस प्रकार की मिट्टी में आप फसल उगा रहे हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट है जलवायु, कि किस प्रकार की जलवायु आपकी है, जहाँ किस प्रकार की आपकी फसल हो सकती है। तो देखते हैं तीनों कारक, तीनों ऐसे फैक्टर जो कृषि को प्रभावित करते हैं। सभी जगह एक सी फसलें नहीं उगाई जाती, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब है कि आपकी ज़मीन कैसी है, पहाड़ है, समतल है, समुद्र के किनारे हैं, अलग अलग तरह की मिट्टी चाहिए और जलवायु भी अलग अलग होनी चाहिए। हर तरह की फसल के लिए जलवायु अलग अलग होनी चाहिए। आपने देखा होगा कुछ फसलें जाड़ों में होती हैं, कुछ गर्मियों में होती हैं, कुछ बारिश के मौसम में होती हैं। तो देखेंगे, सबसे पहला फैक्टर है स्थलाकृति। अलग अलग स्थलाकृति में अलग अलग फसलें बोई जाती हैं। गेहूं, चावल, जौ, मक्का समतल मैदानों में। गेहूं, चावल, जौ, मक्का कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर समतल मैदानों में। पहाड़ों पर कुछ किस्म के चावल और मक्का उगाए जाते हैं, यानी कि पहाड़ों पर ज़्यादा मक्का चावल नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ अलग वैरायटी के छोटी मोटी मात्रा में मिल जाते हैं। पहाड़ों पर बागवानी फसलें ज़्यादा मिलेंगी, चाय इत्यादि के बागान आपको ज़्यादा मिलेंगे, आप जानते ही हैं। तटीय क्षेत्रों में चावल की खेती ज़्यादा होती है। तटीय क्षेत्रों का मतलब है ऐसे क्षेत्र जो समुद्र के किनारे हैं। अगर आप भारत की बात करें तो ये यहाँ पे समुद्र है आपका, यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ अरब सागर। तो तटीय क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि समुद्र की हवाएं टकराती हैं और बारिश करती हैं, और जब बारिश ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है चावल की फसल ज़्यादा होगी। तो तटीय क्षेत्रों में चावल की खेती ज़्यादा होती है। दूसरा फैक्टर है मिट्टी। अलग अलग फसलें अलग अलग तरह की मिट्टियों में उगती हैं। सही बात है कि मिट्टी अलग होने पर फसल भी अलग उगाई जाती है। चावल और गेहूं को जलोढ़ मिट्टी चाहिए। जलोढ़ मिट्टी वैसी मिट्टी जो नदियों द्वारा लाई गई है। हमारे गंगा के आसपास, यमुना के आसपास जो मिट्टी है वो सारी जलोढ़ है। भारत में लगभग मान के चलिए, भारत में जितनी भी मिट्टियां हैं उसमें 45% जलोढ़ मिट्टी है, इसको इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, नदियों द्वारा लाई गई है, और चावल और गेहूं के लिए सर्वोत्तम होती है। इसके अलावा कपास के लिए काली मिट्टी, ध्यान रखिएगा, कपास के लिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कह देते हैं, क्योंकि कपास को बहुत ज़्यादा नमी चाहिए, और काली मिट्टी में जो काली मिट्टी होती है उसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और काली मिट्टी आपको महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि में मिलेगी। ये मिट्टियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, क्यों क्यों पाई जाती हैं, इंडियन ज्योग्राफी में चर्चा करेंगे इसके विस्तार से। काली मिट्टी में भी गन्ना उगाया जाता है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र इत्यादि में गन्ना किसान भी बहुत होते हैं।
बलुई मिट्टी जिसमें थोड़ी सी बालू मिक्स हो, ज्वार बाजरा उगा। अपने गंगा के किनारे जो बलुई मिट्टी होती है उसमें ज्वार और बाजरा बड़ी आसानी से उगाए जाते हैं। तो दूसरा फैक्टर मिट्टी। तीसरा फैक्टर जलवायु, कि वहाँ का क्लाइमेट जो है, जलवायु कैसे प्रभावित करेगी फसलों को। तो विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न जलवायु चाहिए। हम सभी समझते हैं कि प्रत्येक फसल हर मौसम में नहीं उग सकती, हर एक फसल के लिए मौसम अलग होना आवश्यक है। चावल बारिश वाले क्षेत्रों में ज़्यादा उगाया जाता है, सही बात है। जैसा कि मैंने बताया तटीय क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होती है, तो जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ चावल की खेती भी, या फिर पानी की उपलब्धता ज़्यादा हो। आपके आसपास देखा हो कभी धान की खेती होती तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए धान को। गेहूं के लिए बारिश की आवश्यकता नहीं है। देखिए गेहूं के लिए बहुत ज़्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं है। गेहूं आप देखते हैं अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और होली के बाद काट लिया जाता है, तो ये पूरे समय बारिश बहुत कम होती है। जाड़ों में एक आध बार हो जाए तो हो जाए, तो गेहूं के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। ज्वार और बाजरा गर्म और शुष्क क्षेत्रों में उगते हैं। ज्वार और बाजरा ऐसे क्षेत्रों में उगते हैं जहाँ गर्म हो मौसम और कैसा हो, शुष्क हो। तो आपने देखा कि कौन कौन सी क्रांति किससे संबंधित है और कृषि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सीटेट ईवीएस के सेक्शन के लिए 1 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।